नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है। यह टेनिस से भारत का दूसरा पदक है। 1 घंटे और 15 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद बोपन्ना ने एशियाई खेलों में अपना पहला मिश्रित युगल स्वर्ण पदक जीत लिया। इससे पहले भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह और दिव्या थोडिगोल ने एशियाई खेलों में 2023 में 7वें दिन पहला पदक जीता। वहीं भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में भारत का तीसरा पदक पक्का कर दिया। भारत की टीटी स्टार मनिका बत्रा अपना सिंगल्स आखिरी 8 मैच हार गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ओबीसी और जाति जनगणना पर काफी भाषण दिया। उन्होंने जाति जनगणना को एक्सरे से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पोलायकला में कहा कि हिंदुस्तान के एक्सरे एवं एमआरआई का वक्त आ गया है और हम सत्ता में आते ही ये काम करेंगे। करीब 30 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जमकर आड़ो हाथों लिया। उन्होंने पीएम मोदी पर नफरत फैलाने और देश को बांटने का आरोप दोहराया। साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह के साथ साथ राहुल गांधी भारत के प्रमुख उद्योगपति अडानी पर जमकर बरसे। इसके बाद उनका भाषण ओबीसी पर रहा। उन्होंने कहा कि मोदी बार बार दावा करते हैं कि वो ओबीसी वर्ग से हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के हितों का संरक्षण वे और भाजपा नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने अपना पुराना आरोप मध्य प्रदेश में दोहराते हुए कहा, देश में 90 सचिव हैं, भारत का बजट 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन कुल 3 ओबीसी सेक्रेटरीज को ही काम का अवसर दिया गया है। इन 3 के पास महज 5% बजट अलोकेशन भर का अधिकार है। राहुल गांधी ने एमपी में कमलनाथ सरकार द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण का कानून बनाने का याद दिलाते हुए कहा, ओबीसी के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी ने उस कानून को पंचर कर दिया। अपने राजनीतिक हितों के लिए कानून को मूर्त रूप नहीं लेने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जिन जिन सूबों में कांग्रेस की सरकारें हैं उनमें 3 मुख्यमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक रैली के दौरान देश में जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र की सत्ता में आई तो देश भर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए कास्ट सेंसस कराया जाएगा। राहुल ने कहा कि ये पता लगाना है कि अगर 90 अफसर देश को चला रहे हैं और उसमें ओबीसी की भागीदारी 5% है तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? देश में एक ही मुद्दा है, जातिगत जनगणना। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से सामाजिक तौर पर राजनीति कांग्रेस कर रही है। पहले पिछड़ा वर्ग की बात समाजवादी दल करते थे, लेकिन अब कांग्रेस ने यह मुद्दा पकड़ लिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मोदी के ओबीसी वाले ब्रह्मास्त्र को खारिज करना चाह रहे हैं। बता दें, ओबीसी की संख्या जातियों में अधिक मानी जाती है और अगर कांग्रेस का बल्ला चला तो छक्के पे छक्के लग सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा, 35 साल पुराने शाहजहांपुर जिले के दौरे के दरमियान की दाल बाटी और मेरी जवानी आज की सभा में याद आ गई, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कमलनाथ ने कहा, राहुल जी, आप जिस प्रदेश में आए हैं ये प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, आदिवासियों पर अत्याचार में नंबर 1 है। उन्होंने आगे कहा, ये चौपट प्रदेश बन गया है। चौपट हर ओर एवं हर तरह से प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। अपने 18 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में शिवराज ने प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। किसान भटक रहा है, बीज खाद के लिए भटक रहा है, आमजन और गरीब के हिस्से में केवल थोती घोषणाएं भरी आ रही हैं। शिवराज सिंह की घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा, भाजपा को रेड कार्ड की यात्रा निकालना चाहिए। भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। 50% कमीशन के बिना कोई काम नहीं होता है। इंदौर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय को खुली चुनौती दी है और कहा कि वो अपनी सीट नहीं बदलेंगे। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि कैलाश जी ने अपने बेटे की बलि चढ़ाई है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने से आकाश विजयवर्गीय के टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसे लेकर विधायक शुक्ला ने हमला बोला। बता दें, संजय शुक्ला इंदौर 1 से 2018 के विधानसभा चुनावों में पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। टेलीकॉम सर्विस कंपनी वोडाफोन आइडिया पर ट्राई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। कंपनी पर यह जुर्माना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने अनचाही कॉल और एसएमएस पर रोक लगा पाने में नाकाम होने पर लगाया है। हाल ही में आई बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई फसल के लिए मुआवजे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी और कर्ज माफी के मुद्दे पर पंजाब के किसानों का रेल रोको आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। इस विरोध प्रदर्शन के कारण पंजाब से होकर गुजरने वाली रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है और कुछ गाड़ियों के रूट में बदलाव किया गया है। मई में मणिपुर में संघर्ष शुरू होने के बाद से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी के घर को 6 बार निशाना बनाया गया है। राज्य भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी का कहना है कि उन्होंने अपने 3 दशकों के राजनीतिक करियर में कभी भी सत्तारूढ़ दल के प्रति इस तरह की शत्रुता नहीं देखी है। उन्होंने कहा, मैं लोगों के घर जलाओ चिल्लाते हुए सुनकर थक गई हूँ। कितने लोगों के घर जलाए गए हैं, कितने लोग राज्य में विस्थापित हैं, वो मुझे विस्थापित क्यों करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी भूमिका को लोगों और सरकार के बीच एक पुल के रूप में देखती हैं। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के बीच प्रदेश की बीजेपी इकाई ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा को पत्र लिखा है और हिंसा न रोकने को लेकर सवाल उठाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रदेश बीजेपी ने जेपी नड्डा को लिखा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को जातीय हिंसा रोकने में नाकाम रही है। पहली बार इस तरह का कदम उठाते हुए प्रदेश इकाई ने लिखा है कि प्रशासन के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ रही है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अखबार लिखता है कि शुक्रवार को ये चिट्ठी जेपी नड्डा को भेजी गई है, जिसमें प्रदेश बीजेपी प्रमुख ए शारदा देवी समेत पार्टी दफ्तर के शीर्ष 8 पदाधिकारी शामिल हैं। ये नेता पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। पत्र में लिखा है, लोगों की नाराजगी और गुस्सा अब बढ़ रहा है। लंबे वक्त से जारी तनाव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा जा रहा है कि वो मामले को सुलझाने में और शांति स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। हम जानते हैं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बता दें, एक दिन पहले मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी आवास और एक और बीजेपी विधायक के घर पर हमला किया था। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ द्वारा सर्वे में बताया गया है कि अगर राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 2023 के चुनाव में 42.8% वोट मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 43.8% वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 13.40 वोट फीसदी मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर किए गए टाइम्स नाउ के सर्वे को लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि ये 20 सितंबर तक का सर्वे है। पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव 20 सितंबर के बाद किया था और अब इस बदलाव का असर दिखाई देगा। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि मैं इस सर्वे से सहमत नहीं हूं, क्योंकि राज्य में कांग्रेस को 140 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। वहीं बीजेपी को मालवा निगाड़ में भी झटका लगता दिख रहा है। मालवा निगाड़ में 66 विधानसभा सीटें हैं। इस इलाके को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को महज 20 से 24 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि यहां कांग्रेस बड़ी बढ़त हासिल करती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 41 से 45 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कहा है कि चुनाव के लिए उनकी तरफ से ना तो कोई बैनर लगाया जाएगा और ना ही कोई पोस्टर। वाशिम में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैंने फैसला लिया है कि चुनाव के लिए ना तो कोई बैनर लगाया जाएगा और ना ही पोस्टर और ना ही लोगों को चाय पिलाई जाएगी। जिन्हें वोट देना है देंगे, जिन्हें नहीं देना है नहीं देंगे, लेकिन ना तो मैं रिश्वत लूंगा और ना ही देने दूंगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा चरमपंथियों को पनाह देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने कनाडा द्वारा चरमपंथियों को पनाह देने को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में अमेरिका को अवगत करा दिया है। इससे पहले पिछले सप्ताह भारत ने कनाडा को आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह कहा था। उन्होंने कहा कि भारत की चिंताओं से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन को अवगत करा दिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के साथ बातचीत में ट्रूडो के लगाए गए आरोपों का मुद्दा उठा था। बैठक में ब्लिंकन ने भारत से गुजारिश की कि इस मामले में कनाडा जो जांच कर रहा है उसमें भारत सहयोग करे। वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में चर्चा के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, जेक सुलिवन और एंटनी ब्लिंकन के साथ इस पर बातचीत हुई। उन्होंने इस पूरे मसले पर अमेरिका का नजरिया बताया और मैंने उन्हें समझाया कि हमारे क्या चिंताएं हैं।
मुझे लगता है कि दोनों को अब इस मामले में अधिक जानकारी है। ट्रूडो के लगाए गए आरोपों पर जयशंकर ने एक बार फिर दोहराया, उनके आरोप हमारी नीतियों के अनुरूप नहीं है। अगर उनके पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें साझा करना चाहिए, हम उन्हें जरूर देखें। विश्व कप 2023 से पहले वार्म अप मैच खेले जा रहे हैं। टीम इंडिया का पहला वार्म अप मैच इंग्लैंड से है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2023 के लिए वार्म अप मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बारिश के कारण मैच फिलहाल शुरू नहीं हो सका है। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने कहा कि बल्लेबाजी चुनने की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन अपने गेंदबाजों को फ्रेश रखने के लिए मैं उन्हें दोपहर की गर्मी में बॉलिंग नहीं कराना चाहता। रोहित बोले, वार्म अप मैच एक औपचारिकता है, हमने 7-8 मैच पूरी ताकत के साथ खेले हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।